Hello class 11th students. I welcomes you all in my YouTube channel and it's my promise to you, you are going to enjoy the videos. You are going to enjoy the class 11th physics, which is going to be too much interested. Okay, so we are going to start from the chapter number 1 and the chapter number 1 is very basic, which is physical world in which we are going to study few of the definition, basic definition like what is physics, what is mechanics, what is electronics, and these all things we are going to study in this. So in physical, these all definitions are available in the notes. So I will start the things from the very important topic, which is force. Already you know the basic concept of force. What is force? Force is pull or push. Force is pull or push at any object. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुल ऐसे करके खींचना या पुश ऐसे करके इसको आगे की तरफ धक्का देना, यही फोर्स कहलाता है। इसके अलावा थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर हम बात करें, डिफाइन करना चाहें इसको, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे बोलेंगे कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट में या तो देखिए चेंज लाता है। जैसे मैंने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चली गई, चेंज लाता है। लेकिन अगर ये बॉडी रिजिड होती यानी फिक्स होती तो फिर मैं फोर्स लगाता फिर भी ये आगे नहीं जा पाती, तो फिर उस टाइम क्या कहता मैं फोर्स को? मैं कहता है फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लाता है या फिर चेंज लाने की कोशिश करता है, उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये फोर्स होता है। आइदर यू कैन डिफाइन इट एज पुल और पुश, आइदर यू कैन से कि इट इज अ फैक्टर जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या तो चेंज लाता है या फिर चेंज लाने की कोशिश करता है। दो पार्ट्स में हमने फोर्स को डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। एक तो है बेसिक या फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव्ड। तो पहले फोर्स होते हैं फंडामेंटल, दूसरे होते हैं डेराइव्ड। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब है ये ऐसे फोर्स हैं जो नेचर के अंदर किसी और फोर्स की हेल्प से नहीं बने। डायरेक्ट ये नेचर के अंदर दूसरे जो फोर्सेस अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से बने हैं। फंडामेंटल फोर्स मेड बाय इट्स ओन, किसी और की हेल्प से नहीं बने हैं, मेड बाय इट्स ओन। एंड डायरेक्ट फोर्सेस, these are the force which are derived with the help of basic force या फिर fundamental force। ये वाले फोर्स इनकी हेल्प से बने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं, जैसे मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये फोर्स किसी और दूसरे फोर्स की हेल्प से नहीं बनता, ये खुद अपने आप से बना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट फोर्सेस में, तो डायरेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी आपने सुना है। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रही होती है तो इन दोनों के सरफेसेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, सिखा दूं और समझा दूं, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर अर्थ इसको अपनी तरफ नहीं खींच रही होती, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन में होती तो फिर इन दोनों के सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। मतलब ये है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बनता है। इज इट क्लियर? आगे और डीपली हम देख लेंगे। अभी हमें इतना समझना है फोर्स जो है क्या है, पुल और पुश है किसी ऑब्जेक्ट पे, या फिर ऐसा फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट में या तो चेंज लाता है या फिर चेंज लाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमने कैटेगराइज किया, दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया, दो पार्ट्स में हमने इसको तोड़ा है। पहला पार्ट है फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल जैसा कि नाम से बहुत क्लियर है, फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, जो कि नेचर में किसी और से मिलके नहीं बना होता,
खुद अपने आप बना होता है। डेराइव्ड फोर्स मतलब जो दूसरे की हेल्प से डेराइव किए जाते हैं, किसकी हेल्प से? फंडामेंटल फोर्सेस की हेल्प से। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, और डेराइव्ड फोर्सेस का एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। हम फंडामेंटल फोर्सेस को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं, नेचर के अंदर 4 ऐसे फोर्स हैं जिनको फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया है। नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसके अंदर हमने 4 फोर्सेस को फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा है। वो 4 फोर्सेस कौन से हैं? वो 4 फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। ये 4 फोर्स हैं जो कि फंडामेंटल की कैटेगरी में रखे गए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये ऐसे फोर्स हैं जो किसी और फोर्स की हेल्प से नहीं बने, ये खुद अपने आप से बने हैं। इनको बनाने के लिए किसी दूसरे फोर्स की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। ओके, अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। 9th क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक पढ़ा भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मान लो 2 मास हैं m1 और m2, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो इन दोनों के बीच में मास की वजह से दुनिया की कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फोर्स इन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स ड्यू टू द मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, तो इन दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ मास हैं, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगता है ये मास की वजह से लगता है। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 0 कर दिया जाए या फिर इसका मास 0 मान लिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर 0 हो जाएगा तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? मास की वजह से। जैसे अर्थ और मून के बीच में, अर्थ का भी कुछ मास है, मून का भी कुछ मास है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के अपने अपने मासेस हैं। अर्थ के और इस डस्टर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि अर्थ का भी मास है और इसका भी अपना कुछ मास है। तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इन दोनों के ये दोनों जो मासेस हैं उस मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। मतलब जितना इन दोनों मासेस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने ज्यादा भारी मास होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरी जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है। नाउ कंबाइन बोथ ऑफ द इक्वेशंस 1 and 2, हमें मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की मार्क को हटा के लेके आते हैं हमेशा एक कांस्टेंट। तो यहां जो कांस्टेंट आता है वो आता है कैपिटल G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G को क्या कहते हैं? Here capital G is known as universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G जो है यहाँ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है इसका नाम? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। मतलब दो मासेस को या तो आप पानी में रख दो, दो मासेस को आप एयर में रख दो, दो मासेस को आप किसी भी मीडियम के अंदर, दो मासेस को आप केरोसिन के अंदर रख दो या वैक्यूम के अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। क्योंकि जो कैपिटल जी है, कांस्टेंट जो है, वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। इसकी वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट मान ली गई है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि ये एक और ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होता और इसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, और वो फिक्स वैल्यू होती है इसकी 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻11, और यूनिट हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी की वो फिक्स वैल्यू है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। दोनों मासेस किसी भी मीडियम में रखे हों, फोर्स जो है वो उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट ऑलरेडी आपको पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया, हमने कैपिटल जी के बारे में बात कर ली। यूनिट कैसे निकाली है, यूनिट के बारे में देख लो, कैपिटल जी की यूनिट कैसे निकाली है, फॉर्मूला लिख लो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से कैपिटल G की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नहीं याद है तो सीख लो, तरीका कैसे बना रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड में जितने भी चीजें आ रही हैं सबकी इंडिविजुअल यूनिट्स मुझे लिखनी होंगी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और डिस्टेंस का भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन में मास इनटू मास, मास की यूनिट केजी होती है, केजी इनटू केजी, केजी स्क्वायर हो जाता है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड the unit of capital G, and what is capital G? Universal gravitational constant, and this is the formula of gravitational force, F is equal to capital G m1 m2 upon r square. So this is the first fundamental force in nature. Now we are going to study the properties of gravitational force. तो अब हम जो gravitational forces की कुछ properties हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था वो जान लिया है। तो पहली इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। अगर एक मास है दूसरा मास है तो ये वाला मास इसको हमेशा अपनी तरफ ही खींचेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला मास कभी इसको रिपेल भी करने लगे, रिपेल कभी नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो अर्थ मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होता है। ये मारकर अर्थ की तरफ गिर के जाता है, क्यों? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब अर्थ ने किसी दिन इस मार्कर को छोड़ा और ऊपर चला गया। तो जो न्यूटन साहब ने एक्सपीरियंस किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग? जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो तरबूज आके उनके ऊपर गिरा था, या ऐसा भी तो हो सकता था कि तरबूज ऊपर चला जाता, तरबूज टूट के ऊपर भी तो जा सकता था, नहीं है ना? कहाँ गिरा? न्यूटन जी के ऊपर। तो ठीक है, किसी के ऊपर भी तरबूज गिरेगा तो उसको दिक्कत तो होगी। उनको इतनी बड़ी दिक्कत हुई कि उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की और बताया कि ये जो फोर्स आता है हमेशा अट्रैक्शन का होता है, रिपल्सन का नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? ये जो फोर्स होता है इन दोनों मासेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पे लगता है। ऐसा नहीं है कि ये वाली ऑब्जेक्ट इसको इधर की साइड में खींचे, नहीं, ये वाली ऑब्जेक्ट इसको हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। तीसरा है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। मतलब क्या है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम देख रहे हैं,
कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अर्थ के इस पॉइंट से मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ लेके जानी है, चाहे मैं ऐसे ले जाऊं, चाहे ऐसे ले जाऊं, या फिर सीधा ऐसे चला जाऊं, किसी भी रास्ते से चला जाऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों केसेस में सेम होगा। 10 न्यूटन है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 न्यूटन, सॉरी वर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जो एक पॉइंट से ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे मैं ऐसे करके ले जाऊं 10 जूल, चाहे ऐसे ले जाऊं 10 जूल, चाहे ऐसे ले जाऊं तो भी 10 जूल ही करना पड़ेगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दूसरे फोर्स जो होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जो पाथ पे डिपेंड करें। जैसे मान लीजिए हमें ए से बी तक ही जाना है, यहां से यहां जाना है बोर्ड के ऊपर। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, छोटा रास्ता फॉलो किया है तो वर्क कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे घूम घूम के जाऊंगा मैं, ऐसे घूम घूम के और पॉइंट बी तक पहुंचूंगा तो लंबा रास्ता तय करके गए हैं, तो हमने रास्ता जो है लंबा फॉलो किया है तो वर्क भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो वर्क है वो उसके रास्ते पे डिपेंड करेगा वहां। और कंजर्वेटिव फोर्स में ये जो वर्क होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। आगे है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमने बताया था कि जो फोर्स होता है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते फोर्स कम होता जाएगा। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है। आगे है वीकेस्ट अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्स। जितने भी 4 नाम मैंने आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उन सभी चारों फोर्सेस में ये सबसे वीक होता है, कमजोर होता है। ओके, इसके बाद इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब है बहुत दूरी पे रखे हुए मासेस के बीच में भी ये फोर्स लग सकता है। आगे चल के हम शॉर्ट रेंज फोर्स पढ़ेंगे, ये नहीं है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मासेस बहुत ज्यादा दूरी पे रखे हों तब उनके बीच में भी ये फोर्स लग सकता है। तो लग ही रहा है, अर्थ और सन के बीच में बहुत दूरी पे है, फिर भी ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसके बाद इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन। देखिए फिजिक्स ये मानती है, साइंस ये मानती है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऐसे ही नहीं लगता है, कुछ उनका लेना देना होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ देगी, दूसरी ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को कुछ देगी, इन दोनों के बीच में किसी ना किसी चीज का ट्रांसफर होगा, तब जाके इनके बीच में फोर्स लगता है। ये साइंस मानती है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी न किसी चीज का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा, आपस में लेन देन होगा, तब जाके उनके बीच में फोर्स लगता है। तो दुनिया की दो मासेस के बीच में, जैसे अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो जिस पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ है वो कहलाता है ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटॉन के ट्रांसफर की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसमें अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, वैसे भी ग्रेविटॉन के बारे में भी डिस्कवरी चल रही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो ग्रेविटॉन क्या है, ये एक ऐसा एक्सचेंजिंग पार्टिकल है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसके एक्सचेंज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर समझें, दो मास अगर मैंने पास में रख दी थी ए और बी, अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटॉन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यूजुअली होता क्या है, एक मास दूसरे मास को देखते ही ग्रेविटॉन आपस में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होता है, और मास की वजह से लगने वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था पहला फोर्स। दूसरा फोर्स जो होता है नेचर के अंदर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इस नाम को देखो, सेकंड जो फोर्स होता है नेचर के अंदर वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो पहले इसको। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक मींस मैग्नेट्स।
तो कहानी कुछ ऐसी है कि दो चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है, दो मैग्नेट्स के बीच में भी फोर्स लगता है। इस टाइप के जो फोर्स हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। आप कहोगे मैग्नेट वाला फोर्स तो अलग है, चार्ज वाला फोर्स अलग है, देखने में बेसिक आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन चार्ज के चलने से करंट बनता है। ध्यान देना, चार्ज के चलने से, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है और इस वायर के अंदर ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो इसके चलने से इसके चारों तरफ क्या बनता है, इस वायर में करंट बनेगा, और करंट कैरिंग वायर, 10th में पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आगे उसी बात पे, कहने का मतलब ये है ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको साथ पढ़ते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? देखो, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पहले चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करूंगा बस। तो क्या होता है, दुनिया के कोई भी दो चार्जेस ले लो, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r ले लो, हालांकि बहुत छोटे मास होते हैं तो सेंटर जैसा कोई वर्ड यूज ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस स्मॉल r हमने ले ली, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, प्रोडक्ट लॉ क्या होता था? प्रोडक्ट लॉ बताता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा किसी को भी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो चार्जेस लिए मैंने Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r ली, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चार्ज की वजह से फोर्स होगा, वो प्रोडक्ट लॉ पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है इन दोनों के बीच का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मजेदार बातें हैं। चलिए, और दूसरा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या सजेस्ट करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बच्चों लोग हमें क्या बताता है? बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। वही चार्ज पास में तो फोर्स ज्यादा, चार्ज दूर दूर है तो फोर्स में इनके बीच में कम होगा। तो दोनों इक्वेशंस को मिला दो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल नियम को हटा के लेके आते हैं कांस्टेंट। ये है, यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ये चीजें तो एज इट इज आ जाएंगी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बल्कि इस फॉर्मूले को ना रख के मैं यहां सिंपली ऐसे बोल देता हूं, प्रोपोर्शनली मार्क को हटा के कांस्टेंट ला रहे हैं, कांस्टेंट है यहां स्मॉल k लिख देता हूं, फिर इसका नाम डिस्कस करते हैं। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? चार्ज की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये k क्या है? ये k क्या है? इलेक्ट्रो कहलाता है हियर, स्मॉल k इज नोन एज, कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे थे तब आया है, इसलिए कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल नहीं है बंधु। यूनिवर्सल क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो भाई इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात लिख दो, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम मतलब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं। एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स कुछ और होगा, और अगर वाटर में रखे हुए हैं तो फोर्स कुछ और होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है
स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये है सिंबल का नाम है। इस E जैसा लग रहा है, E नहीं है, ये सिंबल कहलाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कहलाता है। और ये होता क्या है? ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखते हैं अभी क्या है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो K है, K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। मैंने कहा कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी मैं कह रहा हूं कि जो K है ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है अपने अंदर से। कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, इसके नाम से ही क्लियर है। जैसे हो सकता है एयर में रखे थे दो चार्ज, फोर्स ज्यादा परमिट किया एयर ने, और उन्हीं दो चार्जेस को जब मैं वाटर के अंदर लेके गया तो वाटर के अंदर रखने से उन दोनों के पीछे फोर्स कम लगा, मतलब वाटर ने फोर्स को कम परमिट किया। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नाम याद रखें, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वो क्या होता है? किस चीज को डिनोट करता है? क्या फंक्शन है इसका? तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इस बात को डिसाइड करता है कि फोर्स कितना लगने देना है। हर मीडियम का परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अलग-अलग होता है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब कि वो मीडियम फोर्स को अपने अंदर से कितना परमिट कर रहा है। तो K कांस्टेंट नहीं है यहाँ, K कांस्टेंट नहीं है यहाँ, मीडियम के साथ चेंज होता है। तो वही हमने लिखा था, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम। उससे पहले प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक बार K की यूनिट बना के देखते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, सिखाया था, समझाया था, उसके बिहाफ पे आप खुद बनाने की कोशिश करें। K की यूनिट क्या होगी? बना ली? ओके, नाइस। तो सबसे पहले तो जिसकी यूनिट बनानी है उसका लिखते हैं फॉर्मूला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके K Q1 Q2 = आ रहा है FR²। यहां से K = आ रहा है FR² अपॉन में Q1 Q2। F क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस की यूनिट मीटर। मीटर का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। अपॉन में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। दूसरा भी चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना है K बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यूनिट क्या होती है? न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है K का? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये मीडियम के साथ चेंज होता है। कैसे पता? क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो मीडियम, हर एक मीडियम का अलग-अलग होता है। अब एप्सिलॉन अलग होता है तो K भी अलग होगा। हर मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग-अलग आएगी। फॉर्मूला क्या होता है? F = उस मीडियम के लिए K की वैल्यू इनटू पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज अपॉन में दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। तो ये तो थी कहानी K की। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ये जो दूसरा फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है आप ऑलरेडी जानते हैं। वो अट्रैक्शन का हो सकता है, वो रिपल्सन का हो सकता है। मतलब ये दोनों चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज से कहता है कि पास आ जाओ, मतलब अट्रैक्शन। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से कह रहा है दूर चले जाओ, मतलब रिपल्सन। तो ये फोर्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का भी हो सकता है एज वेल एज रिपल्सन का भी हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब दोनों, एक चार्ज ऐसा है दूसरा चार्ज ऐसा है, तो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर। तो सेंट्रल फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव अभी हमने डिस्कस किया था। कंजर्वेटिव फोर्स अभी डिस्कस किया है। बताओ क्या होते हैं?
कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एक चार्ज को यहां से यहां मैं लेके आऊं या फिर यहां से यहां लेके जाऊं, चार्ज ए से बी तक चार्ज को पहुंचाना है मान लो, तो या तो पहले रास्ते से चला जाऊं, दूसरे से या तीसरे से, तीनों केसेस में बराबर वर्क करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, कैसे भी चले जाओ वर्क सेम करना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का पहला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया था। दूसरा एग्जांपल आप कंजर्वेटिव फोर्स का पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे जाऊंगा तो कम वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घूम घाम के जाऊंगा तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, वो कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। दो चार्जेस को कितनी भी दूरी पे रख दो उनके बीच में ये फोर्स लगते हैं। दो चार्जेस के बीच की दूरी अगर कितनी भी रखो, यहां रखो, वो फोर्स जरूर लगते हैं। तो these forces are long range force, ओके, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मजबूत होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू, दे आर स्ट्रॉन्गर, मैं कितने गुना स्ट्रॉन्गर होते हैं ये लिख देता हूं, दे आर स्ट्रॉन्गर 10 की पावर 36 टाइम्स, इतने गुना मजबूत होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर 10 की पावर 36 टाइम्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मजबूत ये होते हैं। कि अगर दो मासेस को मैंने लिया, मान लो 1-1 किलोग्राम के दो मास लिए, उन दोनों के बीच में मान लो कुछ दूरी मैंने रखी, तो दोनों के बीच में मान लो फोर्स आ रहा है 1 न्यूटन। अगर मैं एक-एक उन मासेस की जगह अगर मैं 1-1 कूलाम के चार्ज उतनी ही दूरी पे रखूंगा, तो जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन से 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी है। दे आर स्ट्रॉन्गर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे आर स्ट्रॉन्गर 10 की पावर 36 टाइम्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है, ये किस चीज के एक्सचेंज से प्रोड्यूस होते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये किस चीज का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोले तो आईएसएल, आईपीएल नहीं बोल रहा हूं, आईएसएल। आईएसएल क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बताता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कम होता जाएगा। दूरियां बढ़ना, फोर्स कम होना, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ग्रेविटोन के एक्सचेंज से प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है फोटॉन्स के ट्रांसफर से। यहां जो पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं, जैसे मैंने कहा दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, एक +1 कूलम दूसरा +2 कूलम, दोनों के बीच में फोर्स है, तो वो फोर्स ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होता। इन दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स अपने बीच में कुछ चीज एक्सचेंज करते हैं, और जब इस पार्टिकल का एक्सचेंज हो जाता है तब जाके इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो पार्टिकल है, दिस फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स के ट्रांसफर से ये प्रोड्यूस होता है। फोटॉन जो है चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल हैं। जब ये फोटॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनके एक्सचेंज की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो पाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि याद रखनी है आपको हमेशा, जिंदगी के साथ भी और आज भी। बाद भी है, क्या क्या करेगा बाद में, किसी काम में नहीं आने वाली, आज भी। तीसरी प्रॉपर्टी है
इसी सीरीज में जो थर्ड फोर्स होता है, अब तक हम बात कर रहे थे फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस की नेचर के अंदर। दो फंडामेंटल फोर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तीसरा फंडामेंटल फोर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं और वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ले लेते हैं तीसरे पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक मतलब कमजोर, ये कमजोर प्राणी है, कमजोर फोर्स है, हल्का फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, पहले समझना पड़ेगा इसको। ये अपने पास एक न्यूक्लियस है, एटम होता है, एटम के सेंटर पे उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं, मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कह के मैं ये कह सकता हूं कि इस न्यूक्लियस के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 4। अब जैसे ही न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उस टाइम ये न्यूक्लियस टूट जाता है, दिए गए एटम का न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद इसके अंदर से क्या निकलेंगे, जो है वही निकलेगा अंदर से। तो टूटने के बाद इसके अंदर से निकलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियॉन्स निकलेंगे। अब देखिए प्रोटॉन की कहानी तो ऐसी थी, जैसा ये टूटने से पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। टूटने से पहले कैसा था, ये ऐसा था। ये इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद कर लेना। 1p1 चार्ज कितना होता है 1, और मास भी कितना होता है इसका 1 यूनिट। ध्यान रखना ये इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका चार्ज कितना होता है 1 यूनिट और मास भी कितना होता है 1 यूनिट। नीचे चार्ज ऊपर मास लिखते हैं, ये इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन अपने घर से निकलते ही, घर मतलब न्यूक्लियस से निकलते ही टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। तो न्यूट्रॉन घर से निकलते ही मतलब 0 and 1 जैसे ही अपने घर से निकलेगा, ये फर्दर टूट जाएगा। बाहर निकलते ही इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है मतलब टूट जाएगा। और टूटते ही क्या बनाएगा, टूटते ही बनाएगा एक तो -1 बीटा, एक तो बनाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टूट के बनाएगा एक तो प्रोटॉन 1p1 चार्ज 1 यूनिट, मास 1 यूनिट। इसके अलावा एक और पार्टिकल बनाता है -1 बीटा 0, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, ये है बीटा पार्टिकल। हालांकि देखने में इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं एग्जैक्टली जो होता है इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। इस पे चार्ज -1 यूनिट होता है और मास इसका होता नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है। ये इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। बीटा पार्टिकल का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन याद करना होगा, चार्ज -1 यूनिट, मास इसका नहीं होता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है ये। तो न्यूट्रॉन के टूटने के बाद इसके अंदर से न्यूट्रॉन जैसे ही टूटता है क्या क्या बनते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल कभी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ में होते हैं, इनके हमसफर हमराही होते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये जो पार्टिकल है ये कहलाता है एंटी न्यूट्रिनो। नाम अच्छे से याद रखेंगे इसका, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है। ये बस बीटा पार्टिकल जहां भी होगा उसके साथ दिखेगा, मतलब ये दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ दिखते हैं, एक साथ दिखते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों किसी फोर्स से बंधे होते हैं तभी तो साथ दिखते हैं। कभी भी कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होता है और उस न्यूक्लियर प्रोसेस की, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियस का टूट जाना मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस। कभी भी कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होता है उसके अंदर से अगर प्रोटॉन निकल रहे हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन अगर निकल रहा है 0 and 1 तो वो प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में टूट जाता है। और बीटा पार्टिकल के साथ हमेशा कौन पाए जाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, जो कि चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है। न चार्ज होता है इनका, न मास होता है। द फोर्स, जिस फोर्स के साथ ये दोनों आपस में बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं, उसी को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स which is responsible, write down the definition as well. The force which is responsible
to bound the beta particles with anti-neutrino. The force which is responsible to bound the beta particles with anti-neutrino is known as weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। वापस से पूरी कहानी को देखें, एक न्यूक्लियस होता है, जैसे भी न्यूक्लियर प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस टूट जाता है। न्यूक्लियस के टूट जाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। प्रोटॉन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, न्यूट्रॉन वापस से टूट जाते हैं। न्यूट्रॉन टूटने के बाद एक प्रोटॉन एक बीटा पार्टिकल दिखेगा और बीटा पार्टिकल के साथ में हमेशा कौन दिखेंगे? एंटी न्यूट्रिनो। और जिस फोर्स के साथ बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो आपस में बंधे होते हैं इसी फोर्स को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दिस इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी हम बात करेंगे। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज है इसकी, इट इज 10 की पावर 23 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो मजबूत होता है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वीक होता है। अभी मैं एक से कंपेयर करके बता रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में ये 10 की पावर 23 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, और वीक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये वीक होता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फोर्स ज्यादा दूरी तक वैलिड नहीं होते। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं ये। इसके अलावा नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो आपको बता दिया था। नॉन सेंट्रल है ये, नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब पाथ पे डिपेंड करेंगे। न्यूक्लियस का पाथ क्या है इस बात पे ये डिपेंड करेंगे। इसके अलावा चौथा, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ, जैसे लास्ट दो पढ़े थे, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मैसिव वेक्टर बोसॉन्स। ये पूरा एक नाम है। ये इन पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मैंने कहा था फोर्स ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं होते। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी चीज का लेना देना होता है, किसी पार्टिकल्स का लेना देना होता है, तब जाके फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में किस चीज का एक्सचेंज होगा? अगर मैसिव वेक्टर बोसॉन्स, ये भी पार्टिकल होते हैं, आपने नहीं सुने, याद करना है। मैसिव वेक्टर बोसॉन्स का अगर ट्रांसफर हो रहा है तब जाके ये वाले फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये शॉर्ट, ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। इसमें शॉर्ट रेंज फोर्स में मैं आपको बता दूं कहां तक इसकी रेंज होती है, बहुत छोटी सी रेंज होती है। अगर उस रेंज से ज्यादा दूरी हो जाती है बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो की, तब उनके बीच में फोर्स नहीं लगता। वो रेंज क्या होती है? 10 की पावर -15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस रेंज कहलाती है। न्यूक्लियस रेंज मतलब न्यूक्लियस के बीच की एवरेज बिहाफ पे जो दूरी होती है वो यही होती है, बहुत छोटी दूरी है। तो न्यूक्लियस के बीच की एवरेज बिहाफ पे दूरी यही होती है। और इस रेंज में, लगभग इस रेंज में अगर हैं बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो, तब तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। इस रेंज से ज्यादा रेंज पर है तब जाके वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स है, तो फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी में 3 फोर्स हमने स्टडी कर लिए हैं। और चौथा फोर्स जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही क्लियर है, बड़ा मजबूत सा लग रहा है ये, तो हाँ है मजबूत। ये नेचर के अंदर सबसे मजबूत फोर्स होता है क्या एग्जैक्टली? जिससे दुनिया बनी है। दुनिया किससे बनी है? बनी किससे है? एटम से, और एटम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो द फोर्स which is responsible to bound the nucleons with together is known as strong nuclear force। देखते हैं कहानी क्या है। ये अपना न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज वाले प्रोटॉन्स हो सकते हैं, बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं,
हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस बड़ा ही डेंस होता है। डेंस मतलब घना होता है। घना मतलब सब कुछ इसके अंदर बहुत पास पास होता है। अब ये चलो ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स होना चाहिए? रिपल्सन का फोर्स। लेकिन खाली रिपल्सन का फोर्स अगर होता तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत दूर चले जाते, इतने ज्यादा दूर चले जाते कि इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और दूरी बढ़ने से फिर कहां रहा न्यूक्लियस, कहां रहा डेंस? नहीं रहा। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन के अलावा इनके बीच में कोई और फोर्स जरूर होगा जो कि इनको पास रखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहां समझने वाली बात है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में तो कोई फोर्स नहीं होता ना। अरे आपके अकॉर्डिंग आप तो सोचोगे चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में तो फोर्स नहीं होना चाहिए। फिर ये क्यों इतने पास रहते हैं? वही, इनके बीच में भी एक फोर्स लगा होता है जो कि इनको बांध के रखता है, अट्रैक्शन का होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इनको मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इनको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इन सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात हो, चाहे बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात हो, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो, इन सब के बीच में एक बहुत मजबूत फोर्स इनके बीच में लगा होता है, और वही मजबूत फोर्स जो है कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि नेचर के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यही फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, न्यूक्लियस बहुत घना रहता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू बाउंड द न्यूक्लियॉन्स विद टुगेदर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन क्लियर है? वो फोर्स जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूक्लियस आपस में बंधे रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ऐसा ना लगे आपको कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। नहीं, दूरियां बढ़ानी नहीं है, दूरियां तो कम करनी है। इनके बीच की दूरियां कम कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो मजबूत होता है। ऐसे समझ लो, मान लो इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। हाँ, तो लगेगा रिपल्सन का फोर्स। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में रिपल्सन, इन दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स मान लो 1 न्यूटन लग रहा है। लेकिन अगर रिपल्सन का फोर्स 1 न्यूटन है ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का होगा। अट्रैक्शन का 100 न्यूटन, रिपल्सन का 1 न्यूटन, तो ओवरऑल कितना बचा? 99 न्यूटन। रिपल्सन का कितना था? 100 न्यूटन। अट्रैक्शन का मैंने एग्जांपल के लिए, सॉरी, रिपल्सन का कितना लिया मैंने? 1 न्यूटन, और अट्रैक्शन का कितना लिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा 100 न्यूटन। तो ओवरऑल फोर्स कितना लगा? 100 - 1 99। कौन सा? अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से ये बंधे रहेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी, सबसे मजबूत होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब चारों के बीच में रेशियो देखते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो वीक न्यूक्लियर फोर्स Wn, रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ES, रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स SN। ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रेशियो का क्या होता है चारों में? रेशियो 1 रेशियो 10 की पावर 23, रेशियो 10 की पावर 36, रेशियो 10 की पावर 38। मतलब ये हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 1 न्यूटन है, तो उनके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 23 टाइम्स हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 36 टाइम हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 टाइम्स हो सकता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना मजबूत होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन का, इसीलिए न्यूक्लियॉन्स आपस में बंधे रहते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉन सेंट्रल है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, और ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी अगर बहुत ज्यादा हो गई ना, न्यूक्लियॉन्स के बीच की, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी तब जाके ये फोर्स नहीं लगेगा।
दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, कम दूरी पे रखे होंगे तभी जाके ये फोर्स लगता है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ये है कि इट वेरीज विद डिस्टेंस, जो फोर्स होता है ना वो वेरी करता है। चलिए आपको बताता हूं कैसे। दो न्यूक्लियॉन्स हैं, मान लो एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा लेकिन बहुत कम। जैसे जैसे ये दूरी में कम करता जाऊंगा फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर दूरी पे ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा अट्रैक्शन का। अब उससे और ज्यादा पास अगर लाऊंगा तो पहले तो फोर्स कम होगा अट्रैक्शन का, और ज्यादा पास लाने पे फिर फोर्स रिपल्सन का हो जाएगा। फिर फोर्स किसका हो जाएगा? रिपल्सन का। इस ग्राफ से समझते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया है और वाई एक्सिस पे फोर्स को लिया है। नीचे वाला फोर्स अट्रैक्शन का और ऊपर वाला फोर्स रिपल्सन का। ध्यान में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो ठीक है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे बहुत ज्यादा ले रखी है मैंने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो नीचे की तरफ फोर्स बहुत थोड़ा सा लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स कम। जैसे जैसे दूरी कम करता जा रहा हूं फोर्स बढ़ता गया मैक्सिमम हो गया। एक पर्टिकुलर दूरी पे न्यूक्लियस के बीच की अगर दूरी इतनी होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगा अट्रैक्शन का, नीचे की तरफ अट्रैक्शन लिया है, और ये दूरी होती है 1 फर्मी। 1 फर्मी, फर्मी क्या है? न्यूक्लियस की डिस्टेंस को, न्यूक्लियस रेंज की जो डिस्टेंस होती है उनको मेजर करने के लिए फर्मी यूज किया जाता है। बहुत छोटी यूनिट है, जैसे मीटर है डिस्टेंस की यूनिट, उसी तरीके से फर्मी भी डिस्टेंस की यूनिट है लेकिन बहुत छोटी यूनिट। जब दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी 1 फर्मी हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होगा। अब इससे और पास लाने पे आप देख रहे हैं फोर्स पहले कम हो रहा है, यहां 0 हो जाएगा। ये कितना होता है? ये होता है 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी पे फोर्स 0, और ज्यादा पास लाने से अब फोर्स रिपल्सन का, और ज्यादा पास लाके आए तो फिर फोर्स रिपल्सन का, और रिपल्सन का फोर्स फिर बढ़ता जाता है। दिस इज द वेरी विद डिस्टेंस, इट वेरीज विद डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस पे वेरी करता है वो बता दिया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस पे ये फोर्स डिपेंड करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, 4 प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब ये दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, अट्रैक्शन का ही होगा। ऐसे मत सोचना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूजुअली, ज्यादातर, हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन का। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा। मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं करता, किसी के बीच में भी, किसी भी न्यूक्लियस के बीच में ये फोर्स हो सकता है। तो इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ द थिंग इज दैट ये किसके एक्सचेंज से प्रोड्यूस होता है? तो इट प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ pi meson। पाई मीसॉन पार्टिकल का नाम है, जैसे फोटॉन है और जो भी हमने पार्टिकल पढ़े, ग्रेविटॉन थे। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कब प्रोड्यूस होता है? जबकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जिनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप देख रहे हो, उन दोनों के बीच में पाई मीसॉन टाइप के पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, तब जाके ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये कहानी थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए